मेरा नाम है अदिति शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आपको पता है कि कारों के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कौन सा फैसला किया है? क्या आपको पता है कि आपके व्हाट्सएप पर अब क्या नई सुविधा आने वाली है और कहां सरकारी नौकरियां निकली हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं? और सोना चांदी में बढ़त के बाद गिरावट क्यों आ रही है? चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण, आपका स्वागत है। और आज जो है वरुण से सवाल करेंगे। सवाल ये कि कारों के दाम क्यों बढ़ने वाले हैं और कौन कौन सी कंपनियां इसे लागू करने वाली है? बिल्कुल अदिति, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। बहुत सारे लोग इस जो साल बीत रहा है 2023, यहाँ पर गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं, कार खरीदना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी सूचना उन लोगों के लिए है कि गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले हैं, कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। अगर आपको अपने लिए कार खरीदनी है तो इससे बेहतर मौका अभी नहीं मिलेगा। अगर कार के दाम, जो जानकारी है वो 1% से लेकर 3% तक गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग मॉडल्स पर अलग अलग दाम बढ़ाने वाली हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने ये कहा कि वो करीब 3% तक अपने दाम बढ़ा सकती है। 1 जनवरी 2024 से जो टाटा मोटर्स है उसके बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी भी दे दी है। कंपनी की ओर से दरअसल ये बताया गया है कि उसकी जो इनपुट लागत है, इनपुट लागत का अर्थ ये होता है कि जितना उसका खर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब उसका जो इनपुट खर्चा है वो ज़्यादा है और जो उसे मुनाफा है वो कम हो रहा है। और यही कारण है कि कंपनी ने ये फैसला किया कि वो दाम को अपने बढ़ा देगी ताकि जो इनपुट लागत है उसको निकाला जा सके। अब मैं आपको ये बताऊं कि टाटा मोटर्स ने तो ये फैसला किया ही है। टाटा मोटर्स के अलावा मारुति सुजुकी ने भी ऐसा ही फैसला कर लिया है। मारुति सुजुकी ने परसेंटेज में ये नहीं बताया कि कितना वो दाम बढ़ाने वाली है, लेकिन कंपनी ने ये साफ कह दिया कि महंगाई और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसे ये फैसला लेना पड़ रहा है। मारुति सुजुकी के जो बढ़े हुए दाम हैं ये भी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। मारुति सुजुकी वो कंपनी है जिसकी गाड़ियाँ भारत में सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जिसकी कारें सबसे ज़्यादा बिकती हैं। कितनी बढ़ोतरी होगी ये कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो उसके हिसाब से ये बढ़ोतरी हो सकती है। और साल में तीसरी बार मारुति इस बढ़ोतरी को करेगा। 1 अप्रैल 2023 में मारुति ने ये बढ़ोतरी की थी, अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी थी। उससे पहले 16 जनवरी 2023 को भी सभी मॉडल्स की कीमत में करीब 1.1% का कंपनी ने इजाफा किया था। और तब भी कंपनी ने यही कहा था कि इनपुट जो लागत है वो हमारी बढ़ गई है और हमें दाम को बढ़ाना पड़ रहा है। इनपुट लागत से आप समझिए कि मजदूरी बढ़ गई है। इनपुट लागत से आप समझिए कि स्टील के दाम बढ़ गए हैं, ग्लास के दाम बढ़ गए हैं। एक कार को बनाने में जो सामान का इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों, उसके जो नट बोल्ट हैं, उसका जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सामान एक कार को बनाने में इस्तेमाल होता है, उस पूरे कार के जो चीज़ है वो दाम जो है वो हर पुर्जे के वो करीब करीब बढ़ रहे हैं बढ़ती महंगाई में। और यही कारण है कि जो कारें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बाकी कारों की तरफ। तो होंडा की 3 मॉडल्स भारत में आ रहे हैं फिलहाल। सबसे उनका जो सस्ता मॉडल है वो अमेज है, उसके बाद में होंडा सिटी है, उसके बाद में एलिवेट है। तीनों ही गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। कितना बढ़ेंगे कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट में जब से एलिवेट के जरिए कंपनी ने एंट्री ली है तभी से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि गाड़ियों के दाम होंडा बढ़ा सकता है। अब महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा के पोर्टफोलियो में XUV 300 है, XUV 700 है, बोलेरो है, बोलेरो नियो है, स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो क्लासिक है, थार है, XUV 400 EV है। अब ये जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों के दाम बढ़ सकते हैं। और हमने ये देखा कि जो SUV सेगमेंट है, SUV सेगमेंट में पिछले काफ़ी वक्त में बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब जो यूज़र्स हैं वो हैचबैक की तरफ कम जा रहे हैं, यूज़र्स जो हैं अब वो सेडान की तरफ कम जा रहे हैं। यूज़र्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है SUV में, और SUV का जो मार्केट है वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये कारण भी है कि SUV सेगमेंट में एंट्री के लिए ही होंडा ने एलिवेट को लॉन्च किया था। और महिंद्रा इस मामले में बहुत ज़्यादा उनके पास में बड़ा पोर्टफोलियो है, कई तरीके की एसयूवी कारें हैं उनके पास। लेकिन अगर वो कार बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है
तो ये मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, खासतौर पर युवा वर्ग जो है, उसको अपनी अब जेब ज़्यादा ढीली करनी होगी। हुंडई की बात करें तो हुंडई की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। जनवरी 2024 से आप चाहे हुंडई क्रेटा खरीदे, वेन्यू खरीदे, एक्स्ट्रा खरीदे, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एमजी मोटर की जब मैं बात करता हूं तो 2024 में एमजी मोटर्स भी अपनी कारों के दाम बढ़ा सकती है। उनके पोर्टफोलियो में देखें तो हेक्टर है, एस्टर है, ग्लॉस्टर है, 3-4 अच्छी गाड़ियां हैं जो महानगरों में बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही हैं, और उन जो गाड़ियां हैं इनके दाम भी अदिति बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जब आप 2024 में जब आप कार खरीदेंगे, कार खरीदने का प्लान बनाएंगे, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आपको कार महंगी मिलेगी, और यदि आप लोन लेते हैं कार खरीदने के लिए, जो कि आजकल अमूमन हर सैलरी वाला व्यक्ति लेता है, तब उसको लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा। लोन ज़्यादा लेने का मतलब है उसको ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये ज़रूर है। हालांकि इसके लिए किया यह जा सकता है कि आप जब बुकिंग कराएं उसी वक्त आप एजेंसी से ये बात कर लें कि क्या हमें जो वर्तमान कीमतें हैं इसी कीमतों पर हमें नई जो गाड़ी है वो मिल पाएगी। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप गाड़ी खरीदें तब एक से ज़्यादा एजेंसी पर जाएं और वहाँ अलग अलग आप रेट पता करें, और जो रेट आपको ठीक लगे, कमोबेश कम लगे, उस सेगमेंट की कार आप खरीदें। अच्छा वरुण, ये बताएं कि भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कौन सा फैसला किया है, इससे क्या होगा? देखिए अदिति, जब हम ट्रक की बात करते हैं तब हमें ये वाली बात पता चलती है कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, हमने ये तो देखा कि गाड़ियों के पीछे, मतलब ट्रकों के पीछे, गाड़ियां कहना उन्हें गलत होगा, ट्रकों के पीछे बहुत अच्छी शायरियां लिखी होती हैं, पेंटिंग होती हैं, बहुत अतरंगी सी चीज़ें उनके पीछे बनी होती हैं, उसको लेके तो बहुत खबर चलती है। लेकिन हम ऐसी खबर बहुत कम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर की स्थिति क्या है, एक ट्रक ड्राइवर किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, कितनी लंबी वो यात्रा कर रहा है, क्या उसकी कोई शिफ्ट होती है, क्या उसको उसके साथ कोई और ड्राइवर होता है, उसके पास एक से ज़्यादा हेल्पर होते हैं क्या। जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये जितने भी फैक्टर हैं ये कहाँ स्थिति है इनकी। अब हम ट्रक ड्राइवर की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, उसका जो केबिन होता है उसमें एसी नहीं होता है। उसका जो केबिन होता है उसमें 1-2 लोगों के बैठने की जगह होती है। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से आपको ये जो अपने केबिन हैं एसी वाले, ये लगाने ज़रूरी हो जाएंगे। जितने भी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं, अब जो केबिन होगा जिसमें ये ट्रक का ड्राइवर बैठेगा वो एसी वाला केबिन होगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, और इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बने सभी N2 और N3 कैटेगरी के ट्रकों के केबिन के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। अब ये N2 क्या होता है और N3 कैटेगरी क्या होती है, पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं। दरअसल होता यह है कि N2 कैटेगरी का अर्थ होता है 3.5 टन से लेके 12 टन तक का यदि किसी वाहन में वजन है, यदि किसी ट्रक में वजन है, तब वो N2 कैटेगरी का ट्रक कहलाया जाता है। N3 कैटेगरी का ट्रक वो होता है जिसमें 12 टन या 12 टन से अधिक यदि वजन है ट्रक में, तब वो N3 कैटेगरी कहलाया जाता है। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, अब ये दोनों ही कैटेगरी में जो केबिन होगा जिसमें ड्राइवर बैठेगा, जिसमें उसका हेल्पर बैठेगा, वो एसी वाला केबिन होगा। अब इससे होगा क्या? अब इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो इससे ये होगी कि अगर उसको सोना है रास्ते में तब वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसको लंबी दूरी की यात्रा करनी है, मान लीजिए उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम जितने भी लोग हैं, चाहे कैब से चलते हों, चाहे अपनी व्यक्तिगत कार से चलते हों, तो हम सब एसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवर अभी तक एसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको ये एसी वाला केबिन मिलेगा। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक बहुत ही इंसानियत वाला कदम है, जिससे जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूं कि अगर वो आरामदायक परिस्थितियों में काम कर पाएगा तो यकीनन उसकी जो क्षमता है ट्रक को ड्राइव करने की वो बढ़ेगी। और
ये भी माना जा सकता है कि जो हेल्पर होगा वो भी ट्रक ड्राइवर के साथ बहुत सारी चीज़ों को ऐसा कर पाएगा जो अभी तक शायद वो नहीं कर पा रहा था। अब ये भी कंपनी कर सकती हैं आने वाले वक्त में कि ड्राइवर की शिफ्ट पर ध्यान दे सकती हैं, यानी अगर कोई लंबी दूरी की जो यात्रा है उसमें एक ड्राइवर न जाके 2 ड्राइवर जाएं और 8 घंटे या 10 घंटे एक शख्स ट्रक चलाए और दूसरी जो शिफ्ट हो उसमें दूसरा ड्राइवर ट्रक को चलाए। इस बीच 2 हेल्पर भी रखे जा सकते हैं। विदेशों में ऐसा देखा जाता है कि एक से ज़्यादा ड्राइवर होते हैं यदि लंबी दूरी की ट्रक यात्रा होती है। तो भारत में ड्राइवर जो होते हैं उनको बहुत लंबी ऐसी यात्राएं करनी पड़ती हैं। भारत में सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार 2016 में इस प्रस्ताव को दिया था। 20 जून 2023 को नितिन गडकरी ने जब देश चालक पुस्तक का विमोचन किया था उसी वक्त इस बात को कह दिया था कि एसी केबिन्स को अनिवार्य होना चाहिए और इस दस्तावेज पर उन्होंने तभी साइन कर दिए थे। और ये जो पुस्तक थी ये भारतीय ड्राइवर्स की जिंदगी के ऊपर आधारित थी और इसके बाद हमने ये देखा था कि ऑटो कंपनी के जो शेयर्स थे उसमें भी तेजी आ गई थी। अब बात करें कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ट्रकों को बनाती हैं, तो टाटा है, महिंद्रा है, आयशर है, अशोक लीलैंड है, फोर्स मोटर्स है। ये तमाम कंपनियां हैं जो ट्रकों को बनाती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ट्रक है उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि ये जो केबिन होता है इसमें एसी नहीं होता और बहुत साधारण सिस्टम होते हैं, बहुत हाई फाई सिस्टम नहीं होते। अगर इसमें एसी लगता है तो क्या इसके अंदर में जो जीपीएस है वो लगेगा, जो टच स्क्रीन है वो लगेगा, या ऐसे और कौन कौन सी नए फीचर्स इस केबिन में दिए जाएंगे और उसकी वजह से जो ट्रक की कीमत है उसमें कितना ज़्यादा अदिति इजाफा देखने को मिलेगा, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इजाफा होगा ये तय है। एक मेरा सवाल है यहाँ पे, जो पुराने ट्रक हैं जिसमें कि एसी नहीं लगा हुआ है तो क्या उस पे लगाना, उन ट्रकों में भी लगवाना कंपल्सरी? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जैसा हमने बताया कि जो 2025 का जो अक्टूबर महीना होगा, 1 अक्टूबर होगा, उस दिन से जो नए ट्रक बनेंगे ये गाइडलाइन उनके लिए हैं। जो इससे पहले ट्रक बने हुए हैं वो ऐसे ही फिलहाल चलते रहेंगे और जैसे जैसे वो बाहर होते रहेंगे उसके और नए ट्रक आते रहेंगे। बहुत जल्द 10 सालों के करीब वक्त में ये उनकी जगह नए ट्रक ले लेंगे। ये बताएं कि व्हाट्सएप पर कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है, कब से मिलने वाली है और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, व्हाट्सएप हम सब इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे दर्शक भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पर अब जो नई सुविधा मिलने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। अभी तक होता क्या है कि आप जब व्हाट्सएप पर कोई भी स्टेटस लगाते हैं तो वो केवल व्हाट्सएप पर ही रह जाता है, लेकिन मेटा जो इनकी पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, उसने ये फैसला किया है कि जब आप व्हाट्सएप पर कोई भी स्टेटस लगाएंगे वो 3 जगह चला जाएगा। फेसबुक पर भी जाएगा, वो इंस्टाग्राम पर भी जाएगा और वो व्हाट्सएप पर भी रहेगा। ये सुविधा सिर्फ पहले इंस्टाग्राम पे थी अगर आप बिल्कुल ये अभी तक क्या था कि व्हाट्सएप पे जब आप कोई स्टेटस शेयर करते थे तो फेसबुक पर चला जाता था, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन देनी होती थी। अगर आप अपने व्हाट्सएप को ये परमिशन देते थे, आपके व्हाट्सएप से आपके फेसबुक को जोड़ देते थे, तो ये सुविधा थी कि आप जो भी स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाएंगे वो आपके फेसबुक पर भी चला जाएगा। लेकिन अब जो बीटा वर्जन जो नया है व्हाट्सएप का, उसमें ये सुविधा दी जा रही है कि आप व्हाट्सएप पर जो भी स्टेटस लगाएंगे वो इंस्टाग्राम पर भी चला जाएगा। यानी आपको स्टेटस एक जगह लगाना है, स्टेटस चला जाएगा 3 जगह। तो जो यूज़र है उसका एक तो वक्त बचेगा और जो तीनों ऐप हैं उनकी आपस में जो सिंकिंग है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मेटा कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा है। मेटा कंपनी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जो यूज़र है वो उसको अब 3 अलग अलग ऐप नहीं खोलने होंगे, 3 अलग अलग जगह उसको ये स्टेटस अपडेट नहीं करना होगा। वो एक ही जगह अपना स्टेटस अपडेट करेगा और तीनों जगह उसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये अदिति, हम आपको बता दें कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए देखिए हमने देखा थ्रेड भी लॉन्च किया, उसने मैसेंजर भी लॉन्च किया, मैसेंजर में कई तरीके के उसने फीचर नए जोड़े, बहुत कुछ किया। पिछले दिनों हमने ये नोटिस किया कि मेटा ने ऐसा काफ़ी कुछ किया जो ये बात बताता है कि हमें लंबी दौड़ में बने रहना है, हमें स्नैपचैट के आगे नहीं झुकना है, हमें किसी और सोशल मीडिया ऐप के आगे नहीं झुकना है। जब हम बात करते हैं यूट्यूब की तो हम देखते हैं कि एक समानांतर
जो स्टूडियो है वो फेसबुक भी मुहैया कराता है। जब हम बात करते हैं स्नैपचैट की तो हम देखते हैं उसके फीचर भी बहुत सारे इंस्टाग्राम से मिलते जुलते हैं। जब हम बात करते हैं फेसबुक की तो हम ये देखते हैं कि वो भी एक तरीके का यूनिक प्रोडक्ट है। जब हम बात करते हैं ट्विटर की तो हम देखते हैं उसके बदले थ्रेड मेटा ले आया है। यानी मेटा लंबी रेस के लिए काम कर रहा है और मेटावर्स जैसा हम जान रहे हैं कि वो बनाने का प्रयास कर रहा है। अब उसमें और क्या कुछ होगा ये भी हमें देखना होगा। इस बीच जो यूज़र इस शो को देख रहे हैं हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आप अब यदि हैं तो आप यूपीआई को अपने व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। यूपीआई अगर आपका व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा तो अभी तक आप जो पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप शायद इस्तेमाल कर रहे हों या शायद ना कर रहे हों, लेकिन व्हाट्सएप अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप किसी से को पैसा देना हो या किसी से पैसा मंगाना हो, आप व्हाट्सएप के ज़रिए उसे भी कर सकते हैं। लेकिन किसी जाल में मत फंस जाइएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए धोखाधड़ी भी की गई, व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को ब्लैकमेल भी किया गया। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि 75 लाख अकाउंट पिछले दिनों व्हाट्सएप के डिलीट करने पड़े कंपनी को। ये करने इसलिए पड़े क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा करने को कहा। और क्यों करने को कहा? क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए हमने ये देखा कि लोगों को परेशान किया जा रहा था। व्हाट्सएप के ज़रिए पिछले दिनों आपने गौर किया होगा, स्कैम हो रहे थे, नौकरी की जो बातें थी वो झांसा दिया जा रहा था, विदेश से वीडियो कॉल लोगों को किए जा रहे थे। और ये जो थे कंट्रीज़, विदेशों के प्लस करके जो नंबर आते थे उसके ज़रिए भारत के लोगों को चूना लगाया जा रहा था। तो 75 लाख अकाउंट हटाए गए, सरकार का बहुत बड़ा एक्शन हुआ और आगे भी ये एक्शन हो सकता है। चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे अदिति। हाँ, ये तो थी व्हाट्सएप की बात। बताइए कि सोना चांदी के दामों में क्या चल रहा है? ऑल टाइम हाई के बाद अब क्यों गिरावट आ रही है? हाँ ठीक, तो जब हम सोना चांदी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सोना पिछले दिनों लगातार तेज़ गति से बढ़ा। अब इसके कई कारण थे। पहला कारण इसमें ये था कि जो सोना था, दिवाली का मौसम था, दिवाली का वक्त था। हमने देखा धनतेरस पर लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए रेट बढ़े। दिवाली की वजह से रेट बढ़े। शादियों का सीज़न था, इस वजह से रेट बढ़े। अब जैसे जैसे ये शादियों का सीज़न ख़त्म होगा, आप गौर करेंगे कि जो गोल्ड के रेट हैं इसमें गिरावट आ जाएगी। और जैसे ही गोल्ड के रेट में गिरावट आएगी तब जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो सोना खरीदना चाहते हैं, वो सोने को खरीद पाएंगे, आसानी से खरीद पाएंगे। इब्जा एक वेबसाइट है जहां से आप सोने के रेट को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहां से मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं। तो सेम चीज़ जो मैंने सोने के बारे में कही वो चांदी के बारे में भी है। जो अभी जो वक्त है वो सोने को खरीदने का ठीक वक्त आ सकता है बहुत जल्दी। अभी करीब 61-62 हज़ार के करीब है सोना। मुझे लग रहा है कि सोना आने वाले वक्त में, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि सोना थोड़ा सा अभी और गिर सकता है। तो सोने के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब वरुण जी से जानते हैं कि सरकारी नौकरियों के बारे में कि कौन कौन सी नौकरियां जो हैं वो निकली हैं। बिल्कुल अदिति, देखिए एक मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसकी तरफ से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 12वीं पास जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ssc.uk.gov.in यहाँ पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा और इसके लिए आपको केवल 12वीं पास होना चाहिए। 31 दिसंबर के बाद यदि आप आवेदन करेंगे तो आपको ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि कोई गलती हो गई है तो सुधार के लिए भी सिर्फ 2 तारीखें दी गई हैं, इसके बाद आप सुधार भी नहीं कर पाएंगे। और ये नौकरियां हैं 236, इन नौकरियों के लिए ये भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 118 पद हैं परिवहन कांस्टेबल के, 100 पद हैं एक्साइज कांस्टेबल के और डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर के 14 पद हैं। हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 पद हैं, हाउसकीपर के 2 पद हैं और इसके लिए लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो 31 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और जो आवेदक है उसकी उम्र 21 से लेकर 42 साल होनी चाहिए और इनको
25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। बहुत बड़ा ये स्केल है मेरे को लगता है। और जब ऐसे में कि बहुत सारे जो हमारे युवा हैं वो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 11 दिसंबर 2023 से प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस वेबसाइट पर जाएं sssc.uk.gov.in। यहाँ पर आप जाएं, आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के जो लोग रहने वाले हैं उनको कुछ प्राथमिकताएं हैं, तो जितनी भी नियम हैं, जितनी भी शर्तें हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आप अप्लाई करें और यकीनन ये जो फैसला है सरकार का, मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा फैसला है। 236 नौकरियाँ हैं और उम्मीद है ऐसी कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा नौकरियाँ भी आएंगी। जो भी नौकरियाँ आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। कैसा लगा आपको रुपया पैसा का ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें न्यूज़ नेशन।